हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी एकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण काल प्रयोगवाद के बारे में। दोस्तों, प्रयोगवाद की जो शुरुआत है 1943 से 1952 तक की जो कालावधि है वो मानी जाती है। प्रयोगवाद मुख्यतः हिंदी कविता के इतिहास में 1943 में जो आगे जो संपादित करते हैं अपनी पुस्तक तार सप्तक तार सप्तक के प्रकाशन से आधुनिक कविता के इतिहास में एक नया मोड़ उपस्थित होता है, जिसे प्रयोगवाद कहा गया। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस तार सप्तक में 7 कवि शामिल थे, जिसमें गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, आगे प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, ये 7 कवि जो थे, इन्होंने मिलकर एक आधुनिक हिंदी कविता में एक आंदोलन चलाया। मानना है कि प्रयोगवाद में जो प्रयोग है, प्रयोग शब्द है, वो नए जीवन सत्यों की को पाने की बेचैनी का द्योतक है। प्रयोगवाद की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो प्रयोगवादी कवि थे वो किसी भी विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने अपने आप को नई राहों का अन्वेषी कहा। नई राहों का अन्वेषी अर्थात जो जिसने अभी जीवन सत्य को पाया नहीं है, जो एक जीवन सत्य की तलाश की प्रक्रिया में है। पर प्रक्रिया मतलब वो सतत प्रयोगशील है, और इसी जीवन सत्य को पाने की जो उनके अंदर बेचैनी थी, उसी कारण इन्होंने साहित्य में और कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, और इन्हीं प्रयोगों के कारण ही इस युग को प्रयोगवाद कहा गया। तो दोस्तों, आज के व्याख्यान में हमारे प्रयोगवादी व्याख्यान के विषय में हमारे चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। पहला है समय सीमा, दूसरा होगा युगीन प्रवृत्तियां, तीसरा है प्रयोगवादी कवि, जो तार सप्तक में मुख्यतः 7 कवि शामिल थे। चौथी महत्वपूर्ण हमारा जो बिंदु है वो है प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां, और पांचवा हमारे व्याख्यान का महत्वपूर्ण बिंदु है विभिन्न आलोचकों के मत। यानी कि पहला समय सीमा पर बात करेंगे, दूसरा युगीन प्रवृत्तियों पर हम बात करेंगे, तीसरा है हम प्रयोगवादी कवियों पर बात करेंगे, चौथा है प्रयोगवाद की विशेष प्रवृत्तियों पर, और पांचवा भिन्न आलोचकों के मत। दोस्तों, प्रयोगवाद की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस युग के कवि किसी भी विचारधारा को अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं थे। वे अपने आप को राहों के अन्वेषी कहलाना पसंद करते थे। राहों के अन्वेषी अर्थात कि अभी ये जो कवि हैं, ये जीवन सत्यों को पाने की तलाश में प्रयासरत है। अभी इन्होंने जीवन सत्यों को पाया नहीं है, और इसी जो राहों के अन्वेषी इन्होंने जीवन के यथार्थ को, जीवन के सत्य को पाने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किए, नवीन नवीन प्रयोग किए, इसी कारण ये प्रयोगवादी कवि कहलाए। हालांकि आगे को प्रयोगवादी कवि शब्द पसंद नहीं था, वो इसके स्थान पर प्रयोगशील कवि कहलाना पसंद करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि प्रयोगवाद और प्रयोगशील जो शब्द हैं वो एक दूसरे के समानार्थक नहीं। किंतु कालांतर तक ये बात जो प्रयोगवाद शब्द है वो प्रसिद्ध हो गया, और प्रयोगवाद शब्द को जो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने किया था। दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में हमारे चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर हम बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा समय सीमा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारी युगीन प्रवृत्तियां हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमारा प्रयोगवादी कवि है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु प्रयोगवाद की युगीन प्रवृत्तियां हैं, और पांचवा है प्रयोगवाद के विषय में विभिन्न आलोचकों के क्या क्या मत रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोगवाद की समय सीमा के बारे में। तो प्रयोगवाद की जो समय सीमा है, सन 1943 से लेकर 1952 ईस्वी का जो समय है वो प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। यद्यपि कुछ आलोचक 1-2 साल इधर उधर आसपास का समय मानते हैं, कुछ लोग 53 भी बताते हैं, कुछ लोग 52 बताते हैं, लेकिन एक प्रमाणिक और सर्वमान्य है कि जो प्रयोगवाद का जो समय सीमा है
1943 से 1952 तक का ही माना जाता है। दोस्तों अब सबसे जरूरी बात प्रयोगवाद में कि प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद क्यों पड़ा, हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों प्रयोगवाद शब्द का हम सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं कि प्रयोगवाद का क्या अर्थ है। प्रयोगवाद में जो प्रयोग का अर्थ है वो नए जीवन सत्यों, नए जीवन सत्यों, नए जीवन सत्यों को पाने की बेचैनी का घोतक है। नए जीवन सत्य अर्थात कवि जिन सत्यों को पाने की कोशिश कर रहा है। इससे पूर्व प्रगतिवाद में हम देखते हैं कि जीवन सत्य या जो व्यक्ति के जीवन की जो व्याख्या है वो कार्ल मार्क्स जो है वो आर्थिक दृष्टिकोण से करते हैं और पूरा जो जीवन है वो उसकी जो पूरा जो जीवन है उसको यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत पूरे जीवन को व्याख्यायित किया जाता है और उसी को अंतिम जो विचारधारा है मार्क्सवादी उसी को ही अंतिम जीवन सत्य माना जाता है। किंतु प्रयोगवादी कवि इससे भिन्न नए जीवन सत्यों को पाने की एक कोशिश करते हैं। नए जीवन सत्य जिन्हें वो अभी तलाश कर रहे हैं वो उन्हें मिले नहीं है। तो इसी के विषय में अज्ञेय प्रयोगवाद के विषय में अज्ञेय कहते हैं कि अज्ञेय कहते हैं कि प्रयोग अपने आप में साध्य नहीं है, वह साधन है। साध्य मतलब कि प्रयोगवाद का जो मुख्य लक्ष्य है वह प्रयोग नहीं है अपितु जीवन सत्यों को जानने का एक प्रयोग जो है वो साधन है, माध्यम है। क्योंकि कई लोगों को लगता था कि कई आलोचकों को भी लगता था इस युग में कि प्रयोगवाद का अंतिम लक्ष्य केवल प्रयोग है। तो आगे इस बात की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि प्रयोग केवल साधन है, वह जो प्रयोग केवल साधन है, साध्य नहीं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु प्रयोगवाद की युगीन परिस्थितियां और उस पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभाव। तो दोस्तों प्रयोगवाद की जो युगीन परिस्थितियां थी भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस समय भारत जो है वो स्वाधीनता आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहा था और हम आजादी के एक बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। इसलिए भारत में विभिन्न गांधीवादी प्रभाव, अम्बेडकर का आंदोलन, गांधी के आंदोलन और भी जितनी भी उस समय की तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित गतिविधियां थी वो भारत में बहुत तेज हो चुकी थी। और दूसरा, पहला तो था कि स्वाधीनता आंदोलन का हमें एक प्रभाव देखने को मिलता है, दूसरा था द्वितीय विश्व युद्ध। प्रयोगवादी समय में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध की जो एक पूरे विश्व की जो हलचल थी वो हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी दिखाई देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मनुष्य ने जीवन को अपने सामने यूं चुटकियों में या फिर क्षण भर में नष्ट होते देखा। इस कारण क्षणवादिता का प्रभाव भी प्रयोगवादी कविता में हमें द्वितीय विश्व युद्ध से ही दिखाई देता है। तीसरा जो इस युगीन परिस्थितियों का एक महत्वपूर्ण बिंदु था वो था नई समीक्षा आंदोलन। अमेरिका में नई समीक्षा आंदोलन जन्म लेता है जिसका प्रभाव हमें भारतीय जो प्रयोगवादी कविता है उस पर भी दिखाई देता है। नई समीक्षा आंदोलन के केंद्र में दो लोग थे पहले थे आई.ए. रिचर्ड्स, दूसरे थे टी.एस. इलियट। इन दोनों ने ही नई समीक्षा आंदोलन की शुरुआत की और अपने अपने सिद्धांत दिए जिसका जो प्रभाव है वो हमें प्रयोगवादी जो कविता है उसके ऊपर दिखाई देता है। प्रयोगवादी कविता फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से भी विशेष रूप से प्रभावित थी। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद जो है उसका कहना है कि मनुष्य का जो जीवन है वो लिबिडो यानी कि काम भावना से संचालित होता है। इसलिए काम भावना का एक चित्रण या मनुष्य की जो काम ग्रंथियां हैं, वासना ग्रंथियां हैं, उनसे जुड़ी हुई कविताएं भी हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रयोगवादी कविता के हमारे व्याख्यान के तीसरे महत्वपूर्ण चिंतन बिंदु
प्रयोगवादी कवियों के बारे में। दोस्तों प्रयोगवादी जो कवि थे वो मुख्यतः 7 कवि थे जिन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया। अज्ञेय के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन होता है, जिसमें ये 7 कवि महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में, नेट के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में इन कवियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार क्रम से पूछ लिए जाते हैं, या कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि इन 7 कवियों में कौन सा कवि नहीं है या कौन सा कवि गलत है। आपको ये सातों के सातों नाम एकदम रटे हुए होने चाहिए, एकदम स्मरण होने चाहिए। पहला है रामविलास शर्मा, दूसरे थे हमारे मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के विषय में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। तीसरे हैं हमारे महत्वपूर्ण कवि नेमिचंद जैन। चौथे महत्वपूर्ण कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। पांचवें महत्वपूर्ण कवि हैं प्रभाकर माचवे। और छठे महत्वपूर्ण कवि हैं अज्ञेय। अज्ञेय का भी दोस्तों सबसे जो पूरा नाम है वो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। तो आपको याद रखना है अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। दोबारा बता देती हूँ, सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये अज्ञेय का पूरा नाम है। इस तरह आपको अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों का पूरा नाम याद रखना है। और हमारे 7वें महत्वपूर्ण कवि थे भारत भूषण अग्रवाल। तो दोस्तों ये थे वो 7 कवि जो तार सप्तक में 1943 वाले प्रथम तार सप्तक में शामिल थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्तियों के बारे में। तो दोस्तों प्रयोगवादी कविता में मुख्यतः हमें 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती हैं, हालांकि इसमें अनेक और भी प्रवृत्तियां हैं। तो सबसे पहली प्रवृत्ति थी समूह की तुलना में व्यक्ति पर बल, या फिर हम इसे व्यक्ति को महत्व भी कह सकते हैं। दूसरा था स्वानुभूति की प्रामाणिकता। तो दोस्तों हम पहली प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। पहली प्रवृत्ति है समूह की तुलना में इकाई पर बल या व्यक्ति को महत्व। दोस्तों जो प्रयोगवाद है वो व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में जो व्यक्ति की जो अपनी अस्मिता की जो चेतना है उस पर बल देता है। प्रयोगवाद जो है वो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक पुनर्निर्माण के चुनाव को प्रस्तावित करता है। जैसा कि अज्ञेय अपनी एक कविता में कहते भी हैं और इसी मत को प्रसारित भी करते हैं। उनकी जो कविता है नदी के द्वीप, उसमें वो कहते हैं किंतु हम द्वीप हैं हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, सदा से है द्वीप स्रोत स्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है। इसी प्रकार व्यक्ति को महत्व को देते हुए अपनी एक कविता में अज्ञेय लिखते हैं, दीप अकेला उनकी कविता है। वो कहते हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी कि जो दीप अकेला जो दीप है, दीप जो है वो प्रतीक है व्यक्ति का और पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। अज्ञेय का यह जो प्रयोगवादी कविता है उसका मानना है कि समाज जो है व्यक्ति से बनता है और जो समाज है उसमें इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह व्यक्ति को उसके जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता दे सके। तो यानी कि जो दीप है वो अकेला है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, और यदि वह पंक्ति में शामिल भी होता है तो जो दीप है उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व जीवित है। इसी प्रकार हम दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की हम बात करें तो वो थी स्वानुभूति की प्रामाणिकता। स्वानुभूति की प्रामाणिकता। दोस्तों स्वानुभूति की प्रामाणिकता प्रयोगवादी कविता का केंद्रीय स्वर है।
स्वानुभूति की प्रामाणिकता पूरे प्रयोगवादी कविता में हमें समग्र रूप से, व्यापक रूप से दिखाई देती है। प्रयोगवादी कविता में जो स्वानुभूति की प्रामाणिकता पर अगर हम बात करें तो कवियों का मानना है कि इन कवियों ने कहा कि जो इन्होंने स्वयं के द्वारा अनुभूत किए गए जीवन सत्य है, उन्हीं का ही एक प्रमाणिक अंकन इन जो कवियों हैं उन कवियों ने अपनी कविताओं में किया। जैसा कि आगे अपनी एक कविता में कहते भी हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सत्य है उतना ही कहो। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वानुभूति जो है इस युग में एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में उभरती है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो थी यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि। यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि छायावाद ये प्रयोगवादी कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। प्रयोगवादी कवियों की जो यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि थी, वही इस काव्य को एक विशेष काव्य बनाती है और इसे प्रयोगवादी सच्चे अर्थों में बनाती है। किंतु जो अज्ञेय है, वो प्रयोगवादी जो कविता है उसकी यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि के विषय में कहते हैं, प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यथार्थ के प्रति उन्मुक्त दृष्टि इस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में सामने आती है। चौथी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी जिस कारण प्रयोगवाद अपने विशेष कहलाया, वो था नवीन राहों का अन्वेषण। नवीन राहों का अन्वेषण। प्रयोगवादी कवि नवीन राहों का अन्वेषण करते हैं, इसी कारण वे खुद को प्रयोगवादी कहलाना भी पसंद करते थे। नवीन राहें की मतलब इन्होंने जीवन सत्य को पाने के लिए नए नए प्रयोग किए। शिल्प के स्तर पर इन्होंने नए नए प्रयोग किए, नए बिंब, नए प्रतीक, नए भाव बोध, नई संवेदनाएं इन्होंने अपने जो काव्य है उसमें उसको शामिल किया। और इन्हीं सभी नवीन अन्वेषणों के माध्यम से वो नए नए जीवन सत्यों से परिचित हुए। तो इसी और जो प्रयोगवादी कवि थे वो मुख्यतः रूढ़ियों के विरोधी थे, परंपरा के विरोधी थे। यद्यपि वो कुछ मायनों में परंपरा को मानते भी हैं, तो किंतु वह उन रूढ़ियों का विरोध करते हैं जो हमें पीछे ले जा रही हैं, जो व्यक्ति को उसकी सामाजिक, उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उससे दूर करती है। जैसे कि भवानी प्रसाद मिश्र अपनी एक कविता टूटने का सुख में लिखते भी हैं, बिना सीढ़ी के बढ़ेंगे तीर जैसे बढ़ेंगे, इन सीढ़ियों के फूटने का सुख, टूटने का सुख। यानी कि कुछ टूटेगा तभी कुछ नया रचा जाएगा। हमारी अगली महत्वपूर्ण जो प्रगति प्रयोगवाद की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वो थी क्षण को महत्व। प्रयोगवादी कवि क्षण को महत्व देते हैं। इसका एक सीधा सीधा जो क्षणवादिता है, इसका प्रभाव जो है वो जो इसका जो एक असर है वो हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कविता में देखने को मिलता है कि किस प्रकार व्यक्ति का जीवन युद्ध के कारण कुछ क्षणों में ही नष्ट हो जाता है। तो इस कारण जीवन के प्रति एक क्षणवादी दृष्टिकोण हमें प्रयोगवादी कविता में दिखाई देता है। दोस्तों प्रयोगवादी कविता की एक अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की हम बात करें तो वो प्रवृत्ति थी बौद्धिकता। इससे पूर्व कविता में दोस्तों इससे पूर्व माना जाता था कि कविता मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है, किंतु प्रयोगवादी कवियों ने इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति में बौद्धिकता का समावेश करके कविता को एक नई अभिव्यक्ति दी। जैसा कि आगे कहते भी हैं, या फिर इस युग के सभी कवियों का मानना था कि कविता जो है वो कोरी भावुकता नहीं होनी चाहिए, उसमें बौद्धिकता का भी समावेश होना चाहिए। इस युग का कवि अगर अपनी प्रेमिका के साथ घास पर बैठता है तो वह उसके साथ बैठने पर घास पर भावनाओं में बह नहीं जाता, बल्कि वो इसका चित्रण भी बौद्धिकता के साथ करता है। और अपनी एक कविता में एक प्रयोगवादी कवि कहते हैं कि आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, क्योंकि निरखना मनुष्य की
क्योंकि निरखना मनुष्य की दबी वासना की विकृति है। तो इस प्रकार ये देखते हैं कि बौद्धिकता इस युग की लगभग अधिकांश कविताओं में हमें देखने को मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण, सातवीं हमारी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, वो थी यौन चेतना की प्रबलता। यौन चेतना की प्रबलता। इस युग के जो कवि थे, या जो हम आरंभ में ही बताया था हमने कि चर्चा की थी कि जो प्रयोगवादी कवि हैं वो फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धांत से प्रभावित थे। फ्रायड का जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो कहता है कि मनुष्य के मन की तीन परतें होती हैं, चेतन, अवचेतन, अचेतन, और मनुष्य का जो जीवन है वो उसकी लिबिडो यानी कि काम ग्रंथि से संचालित होता है। प्रयोगवादी कवि इसी भाव से और फ्रायड के इसी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित होकर कविता में यौन चेतना की जो प्रवृत्ति है उसका चित्रण करते हैं। प्रयोगवाद के मुख्य कवि अज्ञे का तो ये मानना था कि आज के मनुष्य का मन यौन कुंठाओं से भरा हुआ है और मनुष्य के जीवन के जो चरित्र का जो निर्माण है या फिर नैतिकता का जो मूल्यांकन है वो मनुष्य के जो चरित्र से या उसकी यौन भावनाओं से या उसके नैतिक जीवन से नहीं हो सकता। मनुष्य के जीवन का निर्धारण उसके यौन संबंधों से नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रयोगवादी कवियों का मानना था। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा और अज्ञेय की कविता सावन मेघ इसी दृष्टि को प्रतिपादित करती है। जैसे कि धर्मवीर भारती अपनी कविता में कहते भी हैं, न हो वासना तो जिंदगी का माप कैसे हो, न हो वासना तो जिंदगी का माप कैसे हो, किसी के रूप का सम्मान मुझ पर शाप कैसे हो, नसों में रेशमी उफान मुझ पर शाप कैसे हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यौन चेतना की जो एक प्रवृत्ति या यौन चेतना की जो प्रबलता है वो हमें इस युग की कविता में देखने को मिलती है। आठवीं महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी शहरी प्रेम दृष्टि। शहरी प्रेम दृष्टि इस युग में एक जो प्रयोगवादी कवि थे वो मुख्यतः शहरी जीवन के कवि थे। इन्होंने शहरी जीवन की समस्याओं और शहरी जीवन की भाग दौड़, चकाचौंध और शहरी जीवन का जो एक अजनबीपन और उबाऊपन था उस जीवन को जिया था, इसलिए इनकी प्रेम दृष्टि भी शहरी ही थी। प्रयोगवादी कवियों के अनुसार जो प्रेम है वो जीवन की एक जरूरत है, मनुष्य जीवन में एक साधारण सी जरूरत है और इनका जो प्रेम है वो अशरीरी नहीं है, यानी कि ये शरीरी अर्थात मांसल प्रेम को भी महत्व देते हैं। और इनका मानना है कि जो प्रेम है वो छायावादी कवियों की तरह अमूर्त नहीं है, बल्कि वो मनुष्य के जीवन की एक आपस की पारस्परिक जरूरत है। इसलिए प्रेम के विषय में आगे लिखते हैं कि फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, फूल को प्यार करो और झरे तो झर जाने दो, जीवन का सुख लो देह मन और आत्मा की रसना से, पर मरे तो मर जाने दो। इस प्रकार प्रेम के प्रति एक शहरी और इसे कह सकते हैं कि एक उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण है वो हमें प्रयोगवादी कविता में देखने को मिलता है। प्रयोगवादी कविता के शिल्प पक्ष पर बात की जाए तो इस युग के कवियों ने शिल्प को अत्यधिक महत्व दिया और शिल्प इन कवियों का मानना था शिल्प के विषय में कि कविता में जो शिल्प है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और शिल्प की दृष्टि से अगर हम प्रयोगवादी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहली प्रवृत्ति थी हमारी वो थी शब्दों का खुला आमंत्रण। प्रयोगवादी कवियों ने शब्दों का खुला आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि इस जो प्रयोगवादी कवि थे उन्होंने कविता में नए नए शब्दों को इस्तेमाल किया, उपयोग किया। इसके लिए उन्होंने कविता के जो एक मानक जो सीमित परिधि थी उसको तोड़ा और दर्शन शास्त्र, इतिहास और क्या कहते हैं राजनीति, अलग अलग विषयों से भी इन्होंने कविताओं में नए नए शब्दों को प्रयोग किया। दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी भाषा को महत्व। प्रयोगवादी कवियों का मानना था कि भाषा केवल
भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है, वह जानने का भी माध्यम है। और ये कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि हम उतना ही सोच सकते हैं जितना कि हम भाषा को जानते हैं। इसलिए इन्होंने भाषा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना कि किस तरह से कविता में अगर अच्छी भाषा हो तो कविता जो है वो और सार्थक बन जाती है। शिल्प की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता की तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, वो थे नए प्रतीकों का प्रयोग। नए प्रतीकों का प्रयोग, प्रयोगवादी कविता में नए प्रतीकों का प्रयोग होता है। जैसे कि आगे अपनी जो प्रेमिका है उसके सौंदर्य के विषय में या उसके रूप के वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि अपनी कविता में आगे अपनी कविता कलगी बाजते हैं कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के अकेले नभ की तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहा नहाई कुई की कली चंपे की वगैरह। यह नहीं तो कारण यह नहीं कि मेरा प्यार उथला है या मैला है, केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं। यानी कि आगे जो है वो अपनी प्रेयसी का चित्रण या उसके रूप का जो वर्णन है वो तथाकथित पुराने उपमानों से नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए ये उपमान अब मैले हो गए हैं, क्योंकि और वो अपनी जो प्रेयसी है उसके लिए नए उपमानों का सृजन करते हैं और उसकी जो सौंदर्यता और उसका जो लावण्यता है उसकी उसे कलगी बाजरे की, एक बाजरे की जो कलगी है जो हवा में लहराती रहती है, इसी प्रकार उनकी जो प्रेयसी है उसका सौंदर्य चित्रण भी वो इन नवीन उपमानों से करते हैं। चौथी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी दोस्तों नवीन काव्य रूप। प्रयोगवादी कविता में नवीन काव्य रूपों की सृष्टि हमें देखने को मिलती है। इन नवीन काव्य रूपों के अंतर्गत सबसे पहला था मुक्तक, दूसरा था लंबी कविताएं। मुक्तक में हम देखते हैं कि जो प्रयोगवादी कविता है उसमें प्रबंधात्मकता का पूर्ण रूप से अभाव है और मुक्तक काव्य लिखे गए मुक्त छंद में लिखे गए। इसी प्रकार इसका जो दूसरा था कि दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी काव्य रूपों के संदर्भ में, वो था लंबी कविताएं। इस युग में लंबी कविताएं लिखी गई विशेष रूप से, जैसे कि आगे की असाध्य वीणा और मुक्ति बोध की अंधेरे में या ब्रह्म राक्षस, इस युग में लंबी लंबी कविताएं भी लिखी गई। नवीन बिंबों की सृष्टि भी प्रयोगवादी कविता के शिल्प पक्ष की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। इस युग के कवियों ने नए नए बिंबों को अपने काव्य में अपनाया। तो दोस्तों ये थी प्रयोगवादी कविता की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां। अब हम बात करेंगे कि प्रयोगवाद के विषय में विभिन्न आलोचकों ने अपने क्या क्या मत दिए हैं। दोस्तों प्रयोगवाद के विषय में अगर हम विभिन्न आलोचकों के मतों की बात करें तो सबसे पहले नगेंद्र जो है वो प्रयोगवाद को कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। प्रयोगवाद को वो एक शैलीगत विद्रोह के संदर्भ में देखते हैं। दूसरे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है कि समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया समाज के हित में जैसी क्रांति की सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की। प्रयोगवाद के विषय में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई देती है। यानी कि प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से वो मानते हैं कि युग से उत्पन्न अनास्था है, शंका है, घुटन है, कुंठा है, ये सभी जो बातें हैं वो प्रयोगवादी कविता में मुख्य रूप से है। इसी प्रकार नंदुलारे वाजपेयी प्रयोगवाद की जो व्याख्या है वो मुख्य रूप से नवीन भाव और भाषा शैली के अंतर्गत करते हैं। नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा था और सबसे पहले प्रयोगवाद को प्रयोगवाद शब्द भी नंदुलारे वाजपेयी ने ही दिया था। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोगवाद ने
एक प्रयोगवाद ने अपने समय में नई कविता की पृष्ठभूमि तैयार की, और दूसरी तरफ ये इस मायनों में खास रहा कि इन्होंने व्यक्ति के जीवन को महत्ता दी, और व्यक्ति और समाज के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की निजी अस्मिता को बल दिया, और उसके जीवन और उसके व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इस कविता में प्रमुख रूप से प्रमुखता दी गई। और कुछ मायनों में यद्यपि प्रयोगवाद की सीमाएं भी हैं, किंतु तब भी इन्होंने नई कविता की पृष्ठभूमि को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयोगवादी कवियों की एक अन्य विशेषता साहित्य के क्षेत्र में ये रही कि इन्होंने किसी भी विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य नहीं माना, अपितु अपने निजी अनुभवों और स्वानुभूति के आधार पर इन्होंने नई नई राहों का अन्वेषण किया और साहित्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। इस प्रकार जो प्रयोगवाद है वो इन मायनों में खास रहा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रयोगवाद के विषय में आपको कोई भी दुविधा हो या आपको कोई अन्य जानकारी भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी इस दुविधा को हल कर सकूं और आपको जानकारी दे सकूं। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।